कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 राज्यों में जाएंगी केंद्र की 6 टीमें। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में जाएगी एक-एक अंतर मंत्रालय टीम। जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने अपने देशों में कोविड-19 के संक्रमण की मौजूदा स्थिति के बारे में दी एक दूसरे को जानकारी। कोविड संकट में मदद के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का अदा किया धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी, बगैर राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के आने वाला वक्त हो सकता है और चुनौतीपूर्ण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कई देश ले रहे हैं गलत फैसले। संगठन ने कोविड-19 को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 करार दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर से 24,75,000 से भी अधिक लोग हुए संक्रमित। इस घातक वायरस से 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस सबसे ज्यादा प्रभावित देश। देश में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रवास पर अस्थायी रोक लगाने के कार्यकारी आदेश पर करेंगे हस्ताक्षर। ऐतिहासिक गिरावट के बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में कुछ सुधार। कोविड-19 के कारण शून्य से नीचे पहुंची तेल की कीमत आई शून्य के ऊपर। अमेरिकी तेल के बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI में कीमतें गिरकर -$37.63 प्रति बैरल हुई। तो ये थी इस वक्त की हमारी फास्ट हेडलाइंस। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो कोरोना संक्रमण की बात करें तो देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 14,759 हो गई है, जबकि 3,251 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 590 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए और इसी वजह से लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें, वहीं वो सुरक्षित रहेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत पूरी ताकत और एकजुटता के साथ मैदान में उतर चुका है। भारत में जिस तेजी के साथ कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की है, लॉकडाउन करने का फैसला लिया है, उससे देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी मदद मिली है। यही वजह है कि संक्रमण की रफ्तार दोगुनी होने की समय सीमा अब 3 दिन से बढ़कर अब 7.5 दिन हो गई है। वहीं कुछ राज्यों में कोरोना के मरीजों के दोगुना होने की दर 20 से 30 दिन के बीच हो गई है। पहले 3 दिन में ही कोरोना के मरीज दोगुने हो रहे थे, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सरकार ने जिस तरह से तेजी से काम किया है और उसका असर जमीनी स्तर पर भी नजर आया है और करीब 250 प्रयोगशालाओं में टेस्टिंग का काम इस वक्त हो रहा है। कोविड समर्पित अस्पतालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कई राज्यों में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। एम्स का ट्रॉमा सेंटर और बर्न ब्लॉक को भी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। ओडिशा में 5 अस्पताल कोविड-19 को समर्पित किए गए हैं। तो कोरोना के खिलाफ भारत की जंग और अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में आज ऐतिहासिक गिरावट के बाद कुछ उछाल आया है और ये $0.56 प्रति बैरल पर कारोबार करता नजर आया है। कल अमेरिका में मई डिलीवरी वाले WTI फ्यूचर्स की कीमत 0 से $37.63 नीचे पर बंद हुई थी, यानी कि माइनस में चला गया था ये आंकड़ा। और कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन से कच्चे तेल की मांग में भारी गिरावट आई है। इसकी वजह से सोमवार को कच्चे तेल की कीमत $0 प्रति बैरल के नीचे चली गई, यानी नेगेटिव हुई। इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब कच्चे तेल का भाव $0 के नीचे गया हो। दरअसल कच्चे तेल की मांग घटने और स्टोरेज की कमी की वजह से तेल कीमतों में गिरावट आई है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में लोग घरों में हैं। तेल की मांग में कमी की ये भी एक बड़ी वजह है। भले ही दुनिया भर में तेल की मांग बेहद कम हो गई हो, लेकिन कीमतों में गिरावट नहीं देखी जा रही है। कच्चे तेल के उत्पादन के बाद भी तेल की रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज जैसी तमाम प्रक्रियाएं हैं जिनमें लागत लगती है। यही वजह है कि आम लोगों के लिए तेल की कीमतों में कुछ खास राहत नहीं मिल पाती है।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस नाम की इस वैश्विक समस्या के सामने हम सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी देते हुए कहा कि बगैर राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के आने वाला वक्त और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई देश गलत फैसले ले रहे हैं। कोविड-19 को दुनिया का नंबर 1 दुश्मन करार करते हुए घेब्रेयेसस ने कहा कि इस संकट को लेकर पूरी जानकारी न होने की वजह से कई देशों में स्थिति गंभीर हो गई है। कोरोना इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। And that's why we have been urging countries, please, this virus is dangerous. This virus is public enemy number 1. This virus is new and which has a behavior of serious contagion like flu. It's very contagious like flu. And at the same time, it's very killer like SARS and MERS. It has a very dangerous combination. And this is happening in 100 years for the first time again. Like the 1918 flu that killed up to 100 million people. और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में कल से लॉकडाउन से छूट शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में स्थिति को देखते हुए कोई छूट नहीं दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कल से कार्गो सर्विस शुरू हो गई और उनसे टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। महाराष्ट्र में ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों की सीमित अनुमति है। तो वहीं गोवा को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है और इसलिए सरकारी दफ्तरों में वहां कामकाज की शुरुआत हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कृषि से जुड़ा कामकाज जारी है। ये तस्वीरें हम देश भर से देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं मनरेगा श्रमिक। हम देख रहे हैं कि किस तरह से सारे श्रमिकों के बीच 1 फीट से ज्यादा की दूरी बना के रखी गई है। ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन को भी अनुमति दे दी गई है। तो लॉकडाउन 2.0 में मिली है कुछ छूट। बिजली, मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसी सेवाओं को भी छूट दी गई है। तो देश के कुछ हिस्सों में इस तरह की छूट हमें नजर आ रही है, जहां पर जो ऐसी जगह हैं जहां पर केसेस ज्यादा नहीं आए हैं, जहां पर संक्रमण का फैलाव थोड़ा कम है, वहां पर सरकार की ओर से थोड़ी ढील दी गई है। और गृह मंत्रालय ने कुछ ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखित में सूचित किया है जो अपने मुताबिक जरूरी वस्तुओं और राहत प्रक्रियाओं की सूची तैयार कर रहे थे कि वे समग्र संशोधित दिशा निर्देशों से अलग ना जाएं। गृह मंत्रालय ने पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संशोधित समग्र दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों को लॉकडाउन की प्रक्रिया का बगैर किसी ढील के सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने कहा है कि आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत इसकी अनुमति नहीं है। केंद्र ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के विचारों का भी जिक्र किया है। जी हां, हमें लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना है। कई जगहों पर छूट जरूर दी गई है, लेकिन वो जो छूट है, वो जो नियमों में ढील दी गई है, उनको भी अपनाते हुए हमें उस वक्त भी जो नियम है उनका कड़ाई से पालन करना होगा और सावधानी बरतनी होगी। और आइए अब बात करते हैं कि कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो पे इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है। सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि हाल ही में जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त वहां मौजूद है योगेश शीतल। आइए जानते हैं योगेश शीतल किस तरह से बता रहे हैं इस वक्त वहां पे जमीनी हालात क्या हैं। केंद्र की तरफ से सशर्त अनुमति मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार जो है 75,000 रैपिड टेस्ट करने की तैयारी में है। यह टेस्ट जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे हैं कोविड-19 पॉजिटिव केसेज के, उसके बाद ये काफी जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन जो है वो भी महाराष्ट्र सरकार एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो देने का फैसला जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। हालांकि कुछ शर्तें लगाई गई है, मसलन जो 65 से ऊपर के लोग हैं या फिर जो 15 वर्ष से कम के लोग हैं उनको ये जो है मेडिसिन
नहीं दी जाएगी। जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से 2 टीम जो है वो महाराष्ट्र आने वाली है। इनमें से एक टीम जो है वो मुंबई का दौरा करेगी और एक टीम जो है वो पुणे का दौरा करेगी। अब तक महाराष्ट्र में 4,666 केसेज जो है वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 466 नए केसेज हैं। साथ ही 235 जो है मौतें जो है कोविड-19 की वजह से वो भी महाराष्ट्र में रिपोर्ट की जा चुकी है। सबसे बड़ा कंसर्न जो महाराष्ट्र राज्य के लिए है, जो यहाँ की सरकार के लिए, वो ये कि जो ज़्यादा 70% से ज़्यादा जो कोविड पॉजिटिव के मामले हैं वो शुरू में एसिम्टोमेटिक थे। ये एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि असिम्टोमेटिक होने के कारण जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं या नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर जरा सी भी आपको ऐसा फीलिंग आती है, आपको अंदर अगर जरा भी ऐसा लगता है कि जो सिम्टम है वो आप में है, तो तुरंत जो है उसको रिपोर्ट किया जाए ताकि तत्काल जो है उसको क्योर किया जा सके। अपने सहयोगी भाग्यश्री के साथ महेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। तो बिल्कुल इस वक्त महाराष्ट्र में टेस्टिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 4,466 मामले जो आखिरी जानकारी तक मिलने तक इस वक्त बताए गए हैं, जिसमें 466 जो थे वो नए मामले थे। तो बिल्कुल कोरोना महामारी के चलते देश इन दिनों जो है लॉकडाउन की स्थिति में है। ऐसे में देश की ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासतों के बारे में लोग अपनी जानकारी को बेहतर रूप दे सके, इसके लिए संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रयास सामने हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह से की खास बातचीत हुई है आपके मंत्रालय की तरफ से, क्या अहम उद्देश्य है उसका? हमारी धरोहरें किस स्वरूप में है? तो वस्त्र के रूप में है, खान पान के रूप में है, ग्रंथ के रूप में, मंत्र के रूप में। हमारी ज्ञान परंपरा बड़ी धरोहर है। फिर उसके बाद में आते हैं स्मारक और बाकी चीज़ें आती हैं। एक छोटी सी कोशिश हमने की कि जिसको मैं अंग वस्त्र कहता हूँ, हर राज्य की अपनी एक पहचान है। हम इसी को देश में एक दूसरे को बताएं। लोग उपयोग तो करते हैं पर उनको पता नहीं होता कि ये है कहाँ का। एक छोटा सा कोशिश हमने शुरू की और वो लोगों ने उसमें सहयोग किया। दूसरी बात आती है कि जितने भी संस्कृति मंत्रालय की संस्थाएं हैं उनके पास में अपूर्व ज्ञान भंडार है। INCA है, साहित्य अकादमी है, ललित कला अकादमी है, संगीत अकादमी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। उनने लगातार उनका एक सप्ताह भर हमारे पास में जो बहुमूल्य है वो हम अपने फेसबुक लाइव से YouTube में डालकर उनको दें। लेकिन साथ में मंत्रालय ने एक अनूठा प्रयोग करने की कोशिश की है कि हम आज जैसे आज का दिन है तो वो नृत्य के लिए है। अब नृत्य की विधाएं सभी जगह पर है। अब जैसे कला क्षेत्र फाउंडेशन है, उसने 18 तारीख को उनके तो क्लासेस ही ओपन में लगती हैं सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता करके, और उन्होंने अपनी उसी क्लास को लाइव डाला। अच्छा रिस्पांस मिला। विश्व विरासत दिवस के मौके पर जो एक श्रृंखला शुरू की गई ऑनलाइन, जिसमें जो अहम विरासत हैं उनको दर्शाया गया, तो इसका क्या रिस्पांस मिला? किस तरह से एक जो फीडबैक है वो आपको मिला? नहीं, मुझे लगता है कि घर बैठे लोगों को ये पता है कि हमारी आइकनिक साइट्स कौन सी हैं। घर बैठे उनको ये पता चला है कि वास्तव में यूनेस्को में हमारी कौन कौन सी राष्ट्रीय धरोहरों को स्थान मिला हुआ है। अब लोगों के पास में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये दुनिया की विश्व विरासत की श्रेणी में भी है। उसमें प्राकृतिक स्थल भी है। लोग ये मान के चलते हैं कि कोई मंदिर या कोई किला, ऐसी चीज़ें ही विश्व विरासत होती हैं। लेकिन हमारे जो वन संपदा है या जो हमारी पशुओं जो वन अभ्यारण्य है वो भी हमारी विश्व विरासत की श्रेणी में है। ये शायद देश को पहली बार पता चला होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ये बता रहे हैं कि तमाम वो पहल हो रही जिससे लॉकडाउन के दौरान लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने देश में जो सांस्कृतिक विरासत है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उनको जान सकें। उसके लिए पहल की गई है संस्कृति मंत्रालय की तरफ से और बहुत बेहतर रिस्पांस भी मिल रहा है लोगों से। कैमरामैन AMG सुरेंद्र के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। तो बिल्कुल लॉकडाउन के समय में जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको भी संजोए रखने का प्रयास जारी है और इंटरनेट के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से देखो अपना देश इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच कुछ राज्यों से कुछ अच्छी पहलों की भी खबर आ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए देशवासियों से पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करने की अपील तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर उनका हालचाल भी ले रहे हैं। इस कड़ी में रविवार शाम पीएम ने वाराणसी के लोगों से फोन पर बात कर उनका और उनके परिवार के लोगों का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री लगातार वाराणसी पर नजर बनाए हुए हैं, वाराणसी के लोगों पर, और यहाँ के लोगों से जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनसे टेलीफोन पर लगातार बातचीत करते आ रहे हैं। रविवार को सायं प्रधानमंत्री ने फिर यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सम्मानित लोगों से बातचीत की। हमारे साथ हैं वाराणसी की मेयर और प्रथम महिला वाराणसी की, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री जी से बातचीत की। क्या बात हुई आपकी और इससे किस तरह की प्रेरणा मिल रही है वाराणसी में कार्य करने की? प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था, उन्होंने काशी के कुशल क्षेम पूछा, काशी की स्थिति पूछी और शहर में जो भी हॉटस्पॉट है उस पर क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे परिवार के बारे में और आप अपनी सुरक्षा कितनी रख रहे हैं, कितनी गाइडलाइन आप फॉलो कर रहे हैं, इन सब निर्देशों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी जनता के, अपने काशीवासियों का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री स्पेशली परिवार के बारे में पूछ रहे हैं, कितनी चिंता है यहाँ के लोगों के बारे में, एक एक परिवार के बारे में, ऐसा देखने में मिल रहा है। और रमजान का पवित्र महीना करीब आ रहा है और ऐसे में इस त्योहार को सावधानी से मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों का मानना है कि कोरोना के मद्देनजर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाना चाहिए। कि हम अपने मजहब का पालन कर रहे हैं अगर हम अपने घरों में ही रमज़ान शरीफ को भी पूरा कर रहे हैं। हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हैं, उन्होंने हमको बहुत पहले, आज से 1500 साल पहले ही बता दिया था कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन होगी तो आप अपने घरों पर ही इबादत करेंगे, मस्जिद में जाने की आपको बिल्कुल कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने ये भी देखा कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो खाने काबा मक्के मुकर्रमा के अंदर, सऊदी अरब के अंदर है, पूरी दुनिया से 24 घंटे वहाँ हर वक्त उसका परिक्रमा होता रहता है, लोग बाग उसके। लेकिन अब जब से ये फैला है कोरोना, उस वक्त से लेकर आज तक वहाँ पर बिल्कुल कोई जा भी नहीं रहा है। तो जब इतनी बड़ी पवित्र जगह के ऊपर, जहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार है, ग्रेव है आपकी, वहाँ पर कोई नहीं जा पा रहा है, तो अपनी अपनी मस्जिदों में तो कोई जाने का मतलब ही नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सबकी इस अपील को पूरे मुल्क में हमारे मुसलमान भाई इसके ऊपर अमल करेंगे। और कमाल फारूकी मानते हैं कि ये पवित्र महीना दूसरों की मदद और भलाई करने का भी है और कोरोना महामारी के वक्त में समुदाय के सभी लोगों को अपने आसपास और दूसरे जरूरतमंदों की मदद के लिए खुलकर सामने आना चाहिए। बहुत सब्र से काम ले रहा है और मुसलमान किसी भी तरह से, हम सब मिलकर, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोग मिलकर इस कोरोना से हम लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है हमको इसके ऊपर फतह मिलेगी और हम कामयाब होंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपस में भाईचारा बरकरार रखिए। हम मुसलमानों से ख़ास तरीके से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ लोग अगर कुछ मुनाफरत या गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश भी कर रहे हों, आप बिल्कुल उनसे मुतवज्जो मत होइए, उनकी तरफ देखिए मत, अपना काम रखिए और गरीबों की मदद कीजिए। रमज़ान शरीफ के अंदर सदका और ज़कात बहुत ज़बरदस्त दिया जाता है, तो आप अपने घर से जो कुछ भी आपके पास माल है, पैसा है, खाना है, पीना है, वो बिला मजहब के इम्तियाज़ के, चाहे कोई भी हो, चाहे उसमें कोई हिंदू भाई हो, कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस तरह से आप देंगे मुसलमान भाइयों को अगर मदद करेंगे खाने के ऊपर, उसी तरह से अपने पड़ोसियों की और बाकी सब लोगों की करेंगे। ये बहुत सख्त वक्त है, नाजुक वक्त है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है खुदा की ज़ात से कि हम इसमें जीत कर निकलेंगे, एक होकर निकलेंगे और हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर। और आइए अब रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, जिसकी राजधानी क्षेत्र ईटानगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंकनडाला में प्रवासी कामगारों के लिए राहत शिविर बनाया गया है। और लॉकडाउन से प्रभावित ये दैनिक मजदूरी पर निर्भर इन कामगारों के लिए स्थापित इस शिविर में उनके रहने और भोजन की व्यवस्था है। इन दिनों इस कैंप में 29 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, जिन्हें सभी बुनियादी और अन्य जरूरतों के साथ साथ चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। लॉकडाउन के कारण जहां एक ओर तमाम आवागमन बंद है, वहीं अब सरकार ने कई सेवाओं और कारोबार में नियमानुसार ढील दी है। लेकिन ऐसे तमाम लोग, खासकर दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले
मजदूर लॉकडाउन के कारण घर तक नहीं पहुंच सके। राज्य सरकार की ओर से ऐसे दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी कम करने और लॉकडाउन में दूसरे राज्य में न जाने देने के बीच उनके लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। राजधानी क्षेत्र के कंकरनाला में हायर सेकेंडरी स्कूल भी राहत शिविर के तौर पर काम कर रहा है, जहां हमें जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि इस वक्त 29 लोग इस शिविर में मौजूद हैं, जहां उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी 29 मेंबर है, यानी स्टैंडर्ड लेबर है, उसको सब हम लोग दिया गया है और भी मिलता है तो हम लोग पर ये नया दूसरा ब्लॉक में हम लोग फिर ओपन कर देगा और सेम माने वो कपड़ा उपड़ा मुहैया करा देगा। और तो रहने का अलावा खाने पीने का और ये सब मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइजर भी देता है हम लोग। तो जो कोलगेट जरूरी होगा, साबुन वगैरह जरूरी होगा तो भी दिया जाता है। थाली प्लेट बर्तन सब दिया जाता है, गैस वगैरह सब। साथ साथ में कल भी एक फीवर हुआ था, तो यहाँ बैठ के हम डेमो को और मेडिकल ऑफिसर को हम यहाँ से व्हाट्सअप कर दिया, साथ साथ आके मेडिसिन दिया, चेकअप किया गया। ऐसा ही होगा नेक्स्ट में भी। अभी तो ठीक है, सब दिया है, अभी कपड़ा उपड़ा सब दिया है, रेस्टोरेशन पानी सब ठीक ही है, वो सब दिया है, पूरा बिल्कुल ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हम लोग ये लेबर काम कर रहे थे बिल्डिंग में और विभाग इतने में BKB स्कूल बना रहा था। हम लोग सब एक ही जगह का है, कृष्णा चरौली सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग पैदल आ रहा था तो ये नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में हम लोग को लाया गया है और यहाँ में अभी रखा गया है। खाने के लिए तो सुविधा दे रहा है। अभी हम लोग यहाँ में चार दिन जैसा हो गया, अभी तो ठीक ही है, दे रहा है सब कुछ, खाना पीना और सोने बैठने के लिए। बेसिकली तो इन लोगों का था, जैसे इन लोग कुछ इन लोगों के पास जो कैश रुपया था इन लोग को भेजने का प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी हम लोग के ESC सर सबका रुपया इन लोग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। दूसरा बात इन लोग का था घर से बात करने में दिक्कत हो रहा था मोबाइल रिचार्ज का, तो वो भी इन लोग का रिचार्ज का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, यहाँ हम लोग उसका कर दिए मैनेज। रिलीफ कैंप राज्य में कुछ और जगहों पर भी बनाए गए हैं। रुके हुए मजदूरों को हालांकि अपने घर जाने का इंतज़ार है, उनके घर में भी कुछ परेशानियां उन्होंने साझा की। जाहिर से बात है, काम और पैसे की दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उम्मीद है कि वे बहुत जल्दी अपने घर पहुंच सकेंगे। ईटानगर से DD न्यूज़ के लिए संजय प्रताप सिंह। तो देश भर में इस तरह की हम देख रहे हैं, जहां पर जो विभिन्न जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो कामगार थे, उनकी सहूलियत का ध्यान रखा जा रहा है। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का क्या है हाल। तो कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 24,75,000 के पार जा चुकी है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 7,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और यहां मरने वालों की संख्या 42,000 के पार हो चुकी है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिका में प्रवास पर अस्थायी रोक लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि वे अदृश्य शत्रु के हमले को देखते हुए और महान अमेरिकी नागरिकों के रोजगार की रक्षा के लिए इस आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। और लगातार हम इस मंच के माध्यम से आपको गलत खबरों और अफवाहों से आगाह करते हैं। तो अनुसार एक ऐसी गलत खबर यहां पर सामने आई है, जहां बिहार के एक गांव में ये बात की गई है, जहानाबाद में, जहां पर लिखा है कि बिहार में कि जहानाबाद जगह पर बच्चे मेढक खा रहे हैं। लेकिन ये खबर पूरी तरह से गलत है और भ्रामक है। देश के सभी राज्यों के सुदूर इलाकों में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है और किसी को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं होने दी जा रही। तो ये गलत खबर, एक अफवाह यहाँ पर
इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। और बिना मास्क पहने आप बिल्कुल भी अपने घर से बाहर ना निकले और आपको किसी भी फैंसी या अत्याधुनिक मास्क की भी आपको जरूरत नहीं है। घर पे ही बना मास्क आप पहन सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं आपके इन पसंदीदा सितारों से। आपके घर में टी शर्ट तो होगी ही, इसको आप जैसे पहनते हैं वैसे पहनिए, यहाँ तक, ये कान के ऊपर लगाइए, इसको डबल करिए, फिर ट्रिपल करिए, ऐसे कुछ ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे इसको अपने करके रख लीजिए। देखिए हो गया, अब आप सुरक्षित हैं। अब टेस्ट भी कर लेते हैं। और अगर आप चाहें कि और सुरक्षा चाहिए तो एक और लेयर लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप घर पर ही अपने लिए मास्क बना सकते हैं और सुरक्षित हो सकते हैं। जी हाँ, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप घर पर ही रहिए और खुद की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि और लोगों की सुरक्षा के लिए भी सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। कोरोना पर नजर में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।